बस बाद में गुस्से के ऊपर नहीं बोलते ऐसे ही आगे वाले नहीं आते आराम से बैटिंग लेना तुम लोग बहुत बढ़िया कोई खेलने ऐसा रेस में बैटिंग लेना सबके फटवे दी अरे भाई के बॉलिंग सबसे बढ़िया तो जो पहली बॉल चालू किया था आगे बॉल दो बॉल मांगे थे बॉलर देखा आज वो आगे दूसरे सुनाते तो सब बॉलिंग 263 का देखो तो 2013 में आती नहीं हां भाई लोग पुणे के सामने बात है ना के 4 बार लास्ट ईयर ही गोल बाकी कितने चलते बड़ी नीचे से डाउन क्या था आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव चालू करना था अरे उसके पहले पेपर में कोई डाउट हो तो देख लो संडे का तो पेपर हो उसमें अगर कोई डाउट है किसी का कोई तो अगर आप लोगों के डाउट नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई तुम लोगों को सब कुछ आता है और सब कुछ आता है मतलब कि आप लोगों को पूरे मार्क्स आएंगे पूरे में तो सिलेक्टिव 50% तो आएंगे देख लो अभी भी कोई डाउट हो तो ऐसा ना हो कि मेरे पास मार्क्स आएंगे फिर आप लोगों को नहीं है टेने 11th क्वेश्चन में क्या दिया आप लोगों को टेने की वैल्यू दी है 1/√x into x square plus x plus 1 और 10 भी दे रखा है √x/√x square plus x plus 1 अगर ध्यान से देखोगे तो जो x into √x square plus 1 है तो दोनों का अलग अलग लिख सकता हूँ तो दोनों में अगर देखो तो एक पार्ट तो सेम है सिर्फ एक में ये मल्टीप्लाई में एक में वो डिवाइड है ना तो ये ऑलमोस्ट सब सेम दिए फिर बोला 10c और 10c क्या बोला x raised to -3 मतलब कितना 1/x³ x raised to -2 मतलब 1/x² और x raised to -1 मतलब 1/x और raised to power 1/2 मतलब स्क्वायर रूट इनका एलसीएम क्या होगा x³ क्या होगा ये 1 plus x square upon all raised to power 1/2 मतलब ये भी रूट ही है यही सारे टर्म आ रहे हैं ये सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है इसका मतलब है ना सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है काम करे अब जैसे अगर इसकी वैल्यू अगर पता करे अपने मतलब फिर तो बहुत सारे ऑप्शन है कि मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन पता करना ए बी और सी के बीच राइट कुछ नहीं करूंगा तो tan of a plus b की फॉर्मूला लगा सकते हैं इसको डायरेक्टली तो tan of a plus b लगाऊंगा तो क्या होगा tan a plus tan b तो tan a plus tan b तो दोनों का एलसीएम सेम ही है तो क्या होगा मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब इन दोनों का ऐड करूंगा तो क्या होगा एलसीएम क्या होगा √x plus x plus 1 तो क्या बचेगा 1 plus x upon 1 plus x upon √x into root of x plus x plus 1 होगा डिवाइडेड बाय 1 minus tan a into tan b तो इसका मल्टीप्लाई तो √x तो कट जाएगा 1/x square plus x plus 1 यही बचेगा इसको अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो उसके बाद ये कहां जाएगा ऊपर जाएगा रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा 1 plus x into root of x square plus x plus 1 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 1 1 कट हो जाएगा क्या बचा होगा x square plus x और एलसीएम के बाद ये √x नीचे भी आया होगा
आया होगा ना। यहाँ से क्या कॉमन है, x, तो बाहर रूट x है और एक x है, x to 3/2 हो गया और अंदर क्या बचा होगा, वो x + 1 और x + 1, तो क्या हो गया रूट ऑफ x² + x + 1 अपॉन x रेज़ टू 3/2, एग्जैक्टली सेम आ गया। ये तो c है, 10c है मतलब, तो 10 ऑफ a + b किसके इक्वल है, 10c के बराबर है, तो डायरेक्टली a + b = c। 10 वाला alpha plus beta plus gamma are the real number satisfying alpha plus beta plus gamma equal to 5, तो पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखो 0 से पाई मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई दिया हुआ है, तो ये तो कंफर्म है, और अल्फा बीटा गामा रियल नंबर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड में, तो आप लोगों का डीओडी एलिमेंट होगा। हाँ, मतलब आप लोगों का बस इतना ही पता करना है कि इसका मिनिमम वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा, माइनस भी होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव बी और डी तो नहीं होगा, आंसर क्या दी? हाँ सर, तो पाई 0 0 भी हो सकता है, पाई 0 0 भी, पाई + 0 + 0 तो आंसर तो 0 भी हो सकता है। और एक और एप्पल है ना, तो अल्फा पाई 2 को अगर 0 ले लिया, अगर 0 लेगा इसका 0 तो वैसे तो इसके अंदर वोल्टेज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है, और अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है, तो अल्फा बीटा तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं तो ये भी नहीं बोल पाऊंगा, साइन में अगर नेगेटिव एंगल लूंगा तो नेगेटिव बाहर भी आएगा। तो देखो ना, अगर मैंने अल्फा को -π/2 ले लिया, बीटा को -π/2 ले लिया, गामा को 2π ले लिया, तो भी +5 आएगा, तो उसके इसमें -π/2 डालूंगा तो साइन ऑफ -π/2 -1 होगा, साइन ऑफ -π/2 वापस बीटा में डालूंगा तो वो भी -1 होगा, साइन 2π 0 होगा, जिसका आंसर -2 आया। तो नेगेटिव क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आती है अल्फा बीटा गामा से रियल नंबर होगा, वैसा नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा ऐसे देना चाहिए कि ऑल एक्यूट एंगल से between 0 to 90, और इसमें 0 और 0 to π, बट 0 और π को एक्सक्लूड किया, तो फिर मतलब ये बोनस है, मतलब इसमें कोई आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। 19th वाला, the equation 2 cos inverse x plus sin inverse x equal to 11 5/6 है, तो 2 times cos inverse x plus sin inverse x equal to 11 π/6 है, तो मैं 2 times cos inverse x को क्या लिख सकता हूँ, cos inverse x plus cos inverse x को राइट π/2 लिख देंगे, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 11 π/6 minus π/2, सही क्या हो जाएगा, ये 4π/3, ये तो cos inverse x की रेंज के बाहर है, नो सॉल्यूशन। ओके, तो बाकी सारे इसमें, और इसके पहले और कौन सा बोल के तो बोनस वाला 20, हाँ उसमें भी XYZ की वो कंडीशन नहीं है, ना दोनों इजी है, टेंस और बट वही की वो देना चाहिए तो उसको प्रॉपर ठीक है, बाकी हो गए थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, क्रेमर रूल वगैरह उसके एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए थे, हम लोगों को जो डीपीपी था वो भी हमारा डिस्कस हो चुका था, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को चालू करना था, ठीक है। और डिटर्मिनेंट के और मैट्रिसेस ये दोनों कैसे बहुत कंबाइंड चैप्टर, मतलब बहुत सारे कांसेप्ट सेम जैसे हैं, ये जब पूछा जाता है पीवाईक्यू में, मतलब जेडब्ल्यू में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये लोग इन दोनों को मिक्स करके मेनली पूछते हैं, यानी डिटरमिनेंट के सिंगल क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, बट चांसेस कम है। तो एक बार हम लोग अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, मैट्रिक्स।
और आप ये बोल सकते हो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी है। तो ऐसा होता है कि हर सिलेबस में 2-3 ऐसे चैप्टर रखे जाते हैं कि बच्चे एटलीस्ट पास तो हो जाए, तो पास होने की टेंशन ना, उसमें देखो चाहिए। पर ये बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। एडवांस लेवल में जब मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो बड़े अच्छे से नहीं बनते, क्योंकि इसको बहुत लैंग्वेज तो बहुत देखना पड़ता है। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल से चैप्टर है। बेसिक कंसेप्ट में बता चुका था कि भाई कोई भी एलिमेंट्स को जब आप लोग रेक्टेंगुलर मैनर में रखते हो तो वो आपका या तो डिटरमिनेंट होते हैं तो मैट्रिक्स होते हैं। तो फिर डिटरमिनेंट जब है मेरे पास तो मैट्रिक्स क्यों बनाया गया? वो मैट्रिक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि डिटरमिनेंट के पास एक कंडीशन भी तो है, हमेशा कौन सा फॉर्मेट चाहिए। अब कल मुझे 3/2 का रेक्टेंगल चाहिए तो क्या करूंगा, तो डिटरमिनेंट काम नहीं करेगा, तो फिर आप किसको यूज करना पड़ेगा? मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स का सिंबल क्लोज ब्रैकेट है, या कोई कोई जगह पर ऐसा भी होता है। ये दोनों मैट्रिक्स की सिंबल है। आई क्रॉस जे, आई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, जे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। ये दोनों को सेम होना बिल्कुल जरूरी है। डजंट मीन कि सेम नहीं हो सकता, सेम भी हो सकता है, बट सेम होना कंपल्सन नहीं है, जैसे डिटरमिनेंट को कंपल्सन है। ठीक है, पहला डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के डिफरेंसेस क्या? पहला एक सिंबल, दूसरा मेजर डिफरेंस वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्मेट में होना जरूरी नहीं होता। तीसरा, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आपको पूछे कि 2, 3, 5, 7 कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/2 कौन से ऑर्डर का है? 2/2 का है। ये अगर A है तो कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, इसका डिटरमिनेंट होगा। कि ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है ना, तो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स नहीं था, ये क्या बन चुका है? तो उसकी वैल्यू निकालना आता है अपने को, 14 - 15 तो आपको पूछे कि मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो 3 ही तो निकालेंगे थे। मैट्रिक्स का सिर्फ क्या होता है? डिटरमिनेंट। तो एक चीज तो पक्की है, फिर अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है तो हर मैट्रिक्स का नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर में। 2/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? तो कोई मेथड ही नहीं बनी है। इसलिए किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट है तो मैट्रिक्स कंफर्मेटली कौन सा ऑर्डर होगा? स्क्वायर ऑर्डर होगा, या तो 2/2 होगा या तो 3/2 होगा हमारे सिलेबस के हिसाब। ठीक है, तो सबसे पहले इसके थोड़े टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन के बीच में ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये सब तो बोर्ड लेवल पे आते हैं, मैंने बोला कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, क्वेश्चन भी देते हैं। E of ij is equal to 2i plus j divided by 3 construct 2 cross 3 matrix। अब 2/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो कितने एलिमेंट होंगे? एक लिखते कैसे हैं? जैसे डिटरमिनेंट में लिखते थे वैसे ही सेम, 2 रो है 3 कॉलम है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? पहला A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम 3 है, रो 2 ही है, A21 A23। ये 6 एलिमेंट की वैल्यू है, यहाँ डाल दूंगा, रो एलिमेंट या कंडीशन दिया हुआ है। A11 का मतलब क्या होगा? I को 1 रखूंगा, J को भी 1 रख लूंगा तो 2 + 1 3/3 1 हो जाएगा। A12 निकालूंगा तो 4/3 हो जाएगा, A13 निकालूंगा तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना? फिर वापस 5/3 आएगा, A22 निकालूंगा तो 2 हो जाएगा, A23 निकालूंगा तो 7/3 हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है ना? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो पहला टाइप रो मैट्रिक्स, नाम ही रो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। I should be equal to 1, J is greater than equal to 1, ये फिर कुछ भी होगा तो चलेगा, ऑब्वियसली 0 तो होगा नहीं, नंबर ऑफ कॉलम मिनिमम 1 तो होगा, राइट? तो अगर 2, 5, 7 कोई पूछेगी क्या ये रो मैट्रिक्स है, बोलूंगा हाँ, कौन सा ऑर्डर है? 1/5। एक रो है 30 कॉलम, एक रो है 50 कॉलम होंगे तो भी चलेगा, ठीक है? एक रो होना चाहिए, कॉलम एक भी होगा तो चलेगा। अगर कोई पूछे कि A1 = सिर्फ 5, ये रो मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, बोलूंगा हाँ बोल सकता हूँ, बिकॉज़ रो कितना है, कॉलम भी कितना है, 1/1 का एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है? तो रो मैट्रिक्स में एक रो कॉलम कितने भी हो सकते
सेकंड, तो फिर कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम कॉलम एक होगा और आई